हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जाकर के सब्सक्राइब कर लेना और याद से, एकदम याद से ना, बस नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ठीक है। इससे होगा क्या ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होता है, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, कोई लाइव अपडेट हो, कोई लाइव क्लास हो, तो उसकी जानकारियां, उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड से सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी आपको, जाकर के आप चेकआउट करें, वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देंगे। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। भाई क्या चैप्टर चल रहा है यार, एक तरफा चैप्टर चल रहा है। हर लेक्चर के अंदर वो जो फैराडे का वहां पे पॉइंट आता है ना कि भैया फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो चेन ऑफ थॉट का तो कुछ कहना ही अलग था, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर अब हम आ गए हैं एसी जनरेटर के ऊपर। किसके ऊपर आ गए सर? अपन एसी जनरेटर के ऊपर आ गए हैं। एक बहुत ही शानदार सा मशीन का डायग्राम बनेगा और वो सारी चीजें मैं करवाऊंगा। यहां पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, हमने इसको ऐसे पढ़ के रखा था, फादर, मदर, चिल्ड्रन, ठीक है। एफ से फादर, एफ से फोर्स है बेसिकली। ये मदर नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये चिल्ड्रन नहीं, करंट है, ठीक है। तो याद करने के तरीके होते हैं यार। तो चले बिना समय लगाए आपको लेकर के आते हैं इसके बेसिक आइडिया के ऊपर। तो क्या है सर इसका बेसिक आइडिया, जरा गौर फरमाते हुए चलना अच्छे से, ठीक है। The AC generator या dynamo is a machine which produces alternating current energy from mechanical energy, ठीक है। तो पहली बात तो ये alternating current energy डेवलप होती है with the help of mechanical energy, ठीक है। कॉइल बनाऊंगा मैं, कॉइल को मूव करवाएंगे। क्लास 10th में हम इस चीज को देख चुके थे ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे क्लास 12th में उसी को थोड़ा सा और शानदार तरह से देखना है, ठीक है। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ रही है? सब बिल्कुल आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? एसी जनरेटर। क्या होता है ये? क्या होता है ये? तो एक एसी जनरेटर या फिर प्यार से आप इसको डायनामो भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा मशीन है जो कि प्रोड्यूस कर देता है ऑल्टरनेटिंग करंट एनर्जी, ठीक है। क्या प्रोड्यूस कर देता है? ऑल्टरनेटिंग करंट एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की हेल्प से ऑल्टरनेटिंग करंट एनर्जी को डेवलप कर देता है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ऑफ द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, इससे पहले भी मैंने काफी लेक्चर्स के अंदर इस बारे में बात करी है कि 1820 तक ऐसा मानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी अलग होती है और मैग्नेटिज्म अलग होता है, इनके बीच में कोई आपस में रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन 1820 में हुआ था ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, जहां पहली बार ये चीज क्लैरिफाई हो गई थी कि नहीं यार, एक करंट कैरिंग वायर के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। भाई मैं जो बोल रहा हूं हर एक चीज पे ध्यान देते हुए चलना, तुम समझो मेरी बात। इस चैप्टर पे तुम्हारी ग्रिप में बहुत सॉलिड करवा दूंगा, बस तुम मेरा साथ देते हुए चलो, ठीक है। तो अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो उसके आसपास क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और ये 1820 में ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में क्लैरिफाई हो चुका था और इस फिनोमेना को कहा गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो करंट की हेल्प से अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। अगर करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब एक सवाल आया कि क्या इसका उल्टा पॉसिबल है? क्या मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से करंट को आप इंड्यूस कर सकते हो? तो भाई मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से भी करंट को इंड्यूस किया जा सकता है और इसे फिर कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसे फिर कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसे कहा जाता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। मेरे ख्याल से ये खूबसूरत सी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से बेसिकली चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की हेल्प से करंट को इंड्यूस करना, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बोलो हाँ कि ना? पूरा फंडा क्लियर है? ऐसे पूरा फंडा क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अब जरा गौर करना,
क्या लिखा गया? द जनरेटर वॉज डिजाइंड ओरिजिनली बाय यूगोस्लाव साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, ठीक है, निकोला टेस्ला ने ये बेसिकली जनरेटर को डिजाइन किया हुआ था. द वर्ड जनरेटर इज अ मिसनोमर बिकॉज नथिंग इज जनरेटेड बाय द मशीन, ठीक है, इनफैक्ट इट इज एन ऑल्टरनेटर कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, ठीक है. तो वैसे अब ये ऐसे बहुत सारे मिसनोमर चलते रहते हैं, ठीक है. जैसे मान ले मैं बोलता हूं फॉर एग्जांपल तुम्हारा वेट क्या है और तुम आंसर दोगे 50 केजी, तो कायदे की बात है तुम्हारा वेट 50 केजी नहीं है भाई, तुम्हारा वेट है 500 न्यूटन, ठीक है. 50 केजी तो तुम्हारा मास है. वेट क्या होता है? वेट इज बेसिकली द फोर्स जिस फोर्स के साथ अर्थ इस बॉडी को नीचे की तरफ खींच रही होती है, ठीक है. आया समझ में? तो ऐसे मिसनोमर चलते रहते हैं, बहुत सारे लोग इसमें इतने ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है. तो वैसे यहाँ पे क्या एसी जनरेटर, ये कुछ जनरेट नहीं कर रहा है, तो उस हिसाब से कहा गया है कि जो जनरेटर वर्ड है ना, ये एक तरह का मिसनोमर है, बिकॉज ये मशीन को जनरेट थोड़ी कर रही है, ये मशीन तो बस एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, इसलिए इसका नाम ऑल्टरनेटर होना चाहिए था, वो ज्यादा बेटर सूट करता है इसको, ठीक है. तो ये वाला फंडा आप लोग को समझ में आ गया. मैं चाहूंगा इस बेसिक आइडिया का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर कहानी में आपको डेप्थ में लेके चलते हैं कैसे काम करेगा अपना एसी जनरेटर. बोलो हाँ कि ना? यस सर, क्लियर हो चुका है, ठीक है. अब देखो भाई, तो प्रिंसिपल क्या होता है एसी जनरेटर के काम करने का, पूरा बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होता है, तो जरा समझते हुए चलते हैं इस बात को अच्छे से. एन एसी जनरेटर या डायनामो इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. बिल्कुल सही बात है सर. करंट हम बेसिकली इंड्यूस तो करने वाले हैं, ठीक है, करंट हम यहाँ पे बेसिकली इंड्यूस तो करने वाले हैं. तो ये जो एसी जनरेटर है दिस इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने समझाने में सबसे ज्यादा बेहतरीन जो रोल प्ले करा गया है वो किया है हेनरी और फैराडे के एक्सपेरिमेंट से, ठीक है. मैं आपको बता दूं, आपको प्लेलिस्ट में हेनरी और फैराडे के जो एक्सपेरिमेंट्स थे ना, उस पर बेस्ड डेडिकेटेड लेक्चर मिल जाएगा. मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो अब तक, तो दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, एक बार जा करके वो वीडियो देख लो, बिकॉज तुम अभी नहीं समझोगे. उस वीडियो में जिस डेप्थ में बात करी गई है ना, उसी डेप्थ को लेकर के फिर हम आगे बढ़े हर चैप्टर के हर टॉपिक के अंदर. समझो मेरी बात को, वो अति महत्वपूर्ण वीडियो है. चले, तो जब इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सही बात है सर, दैट इज. अच्छा, ये क्या होता है पूरा ये फंडा ये है सर कि जब भी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, यही तो फैराडे का लॉ है. वही तो मैं कह रहा हूं कि ईएमआई के अंदर बेसिकली क्या है, फैराडे का लॉ ही काम करता है. क्या काम करता है सर? फैराडे का लॉ काम करता है. और क्या बोलता है फैराडे का लॉ? देखो, इसका जो पूरा इंसेप्शन है ना, वो कहां डेवलप हुआ था, जब ये सवाल पूछा गया था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से करंट को इंड्यूस कर दो. तो फैराडे ने और हेनरी ने मिलकर एक्सपेरिमेंट्स करे और वहां से फिगर आउट करा कि हाँ यार, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से भी करंट को इंड्यूस किया जा सकता है. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाला चेंज इंपॉर्टेंट है. क्या इंपॉर्टेंट है? मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाला चेंज इंपॉर्टेंट है, ठीक है. और होता क्या है कि जब भी किसी भी कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है ना, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है ना, तो वहां पे पक्के तौर पे एक ईएमएफ या फिर एक इंड्यूस करंट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है. तो दिमाग में इस बात को डाल लो अच्छे से. अगर किसी भी कॉइल में आपको करंट इंड्यूस करवाना है, ईएमएफ इंड्यूस करवाना है, तो एक बात दिमाग में डाल लो कि वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना बहुत जरूरी है. क्या जरूरी है? मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना बहुत जरूरी है, ठीक है. अब जरा ध्यान देंगे. That is whenever the amount of magnetic flux linked with the coil changes, तो वहां पर एक EMF इंड्यूस हो जाता है. and EMF is induced in the coil. एक EMF वहां पर इंड्यूस हो जाता है. और वो EMF कब तक इंड्यूस रहेगा? जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आते रहेंगे, ठीक है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. फ्लक्स में चेंज आया, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो करंट इंड्यूस हुआ. लेकिन ये ईएमएफ कब तक इंड्यूस रहेगा, ये करंट कब तक इंड्यूस रहेगा? तो भाई साहब, ये ईएमएफ और ये करंट तब तक इंड्यूस रहेगा जब तक अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है. आ गई ये वाली बात समझ में सर? पूरी आ गई, ठीक है. तो यहां पे क्या लिखा है? द डायरेक्शन,
यहाँ पे क्या लिखा है सर, द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इस बात का आप खास ख्याल रखें कि जो इंड्यूस करंट है ना उसकी डायरेक्शन इज बेसिकली इवैल्यूएटेड बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, बताइए ये वाला फंडा पूरा समझ में आ गया। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए सबसे बड़ा जो प्री रिक्विजिट है ना दैट इज बेसिकली फैराडेज लॉ। ठीक है, सबसे बड़ा जो प्री रिक्विजिट है दैट इज बेसिकली फैराडेज लॉ। और फिर लेंस लॉ नाम की भी एक चीज थी जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी प्लेलिस्ट के अंदर आप उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो फैराडे के लॉ में क्या कहा गया है कि जब भी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड जो है अगर वो चेंज होगा तो वहां पे करंट या ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, तो व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब φB। ठीक है, आ रही है बात समझ में भाई? मैं तो चाहूंगा कि मैं हर लेक्चर के अंदर फैराडे लॉ की बात करूं ही करूं, बिकॉज ईएमआई तो तुम मान लो कि ईएमआई को समझना है ना तो 80% काम तो फैराडे लॉ में होता है। ठीक है, तो व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, बड़ी महत्वपूर्ण बात, जब भी किसी भी कॉइल के साथ में लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है अगर उसकी वैल्यू चेंज हो रही है तभी वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। विद द कॉइल चेंजेस देन तब एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, तभी जाकर के एक ईएमएफ जो है वो उस कॉइल के अंदर इंड्यूस होता है। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर? बेहतरीन तरह से क्लियर है। मैं चाहूंगा कि इस खूबसूरत सी स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर कहानी में आपको लेकर के आगे चलते हैं। आया समझ में? 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर एंड सुपर डन है सर। ठीक है, चलो अब आते हैं अपन एसी जनरेटर के, ये अपना हो गया प्रिंसिपल। अब आते हैं इसके पूरे कंस्ट्रक्शन के ऊपर। कहाँ पे आ रहे हैं सर? इसके पूरे कंस्ट्रक्शन के ऊपर आ रहे हैं। तो जो एसेंशियल पार्ट्स हैं उनको मैं पूरा डिस्कस कर लूंगा, लेकिन पहले इसका जो पूरा सेटअप है ना मैं आपको खुद से बना करके दिखा दूं ताकि कहानी आपके लिए आसान रहे। ठीक है, इसको स्लिप रिंग कहते हैं। ठीक है, जब अगर डीसी मोटर बनता है ना तो इसी अंगूठी को तोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 अंगूठियां बराबर है और इसको बोलेंगे स्लिप रिंग। क्या बोलेंगे? इसको स्लिप रिंग बोलेंगे। ठीक है, चले सर आ जाए पूरे सेटअप के ऊपर। देखो भाई, मैं बनाऊंगा एक बिफोर हाफ रोटेशन, एक बनाऊंगा आफ्टर हाफ रोटेशन। ठीक है, आपको बस फोकस करते हुए चलना है मेरी बातों पे, फिर तो हम साथ साथ हैं। ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनते हुए चलना अच्छे से। ये ना इसके बीच में अपन बनाते हैं एक आर्मेचर, समझना बात को अच्छे से। ठीक है, हाँ जी। अब देखो क्या होता है ना, इसका अपन नाम रख देते हैं। इसका नाम रख दिया मैंने ए, इसका नाम रख दिया मैंने बी, इसका नाम रख दिया मैंने सी, इसका नाम रख दिया मैंने चलो डी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर अपन क्या करते हैं ना, यहाँ पे जरा फोकस करते हुए चले आप। एक रिंग यहाँ लगा दिए, एक रिंग अपन ने यहाँ लगा दिया। ठीक है, बढ़िया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिंग तो लगाई थी। अब देख क्या होता है ना, यहाँ पे एक अपन लगाते हैं कार्बन ब्रश। बस एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। ठीक है, ये इसको थोड़ा चिपका दूं मैं इसके साथ। यस सर, चिपका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इससे करते ना, इससे तो ये चिपक जाएगा इसके साथ। बढ़िया सर, बढ़िया, एक तरफा शानदार जानदार। ठीक है, मेरी बात सुनते हुए चलना। क्या होता है ना, ध्यान देना अच्छे से। ऊपर से आएगा वायर। ठीक है, एक सेकेंड बस, ये वायर का काम बड़े आराम से करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो ये वायर आया, ये वायर इसमें घुसा हुआ है और ये वायर क्या पता है इसके थ्रू निकल गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। और ये चला गया ऐसे करके। ठीक है, आई आपको ये वाली बात समझ में? तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। फोकस करें जरा इस बात के ऊपर। ये है नॉर्थ पोल, ये रहेगा साउथ पोल। ठीक है, तो यहां से सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना सर वो नॉर्थ से जा रही है साउथ की तरफ। आगे पूरी बात समझ में? तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता है कि मैं जिस स्टूडियो के अंदर हूं, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये नॉर्थ पोल है, यहाँ मान लेते हैं कि ये साउथ पोल है, और
ये अपने पास में आर्मेचर है, ये अपने पास में क्या है सर, आर्मेचर है, ठीक है। ए वाला पॉइंट है, बी वाला पॉइंट है, सी वाला पॉइंट है और फिर ये डी वाला पॉइंट है। क्या आपके दिमाग में यहां तक का फंडा पूरा क्लियर आ गया? पक्का ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर, ठीक है। अब देख क्या हो रहा है, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना वो ऐसे करके निकल रही है, ठीक है। सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके निकल रही हैं। तो ये देख ले, इसके ऊपर से सट्ट करके सट्ट करके सट्ट करके निकल गई, ठीक है। लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर होगा सर, एरिया वेक्टर हमेशा इसका ऐसे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होगा, ठीक है। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ रही है? ऐसा ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जरा ध्यान देते हुए चलना, जैसे ही मैं ऐसा मान लेता हूं इसका रोटेशन एक्सिस था, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको एक काम करते हैं, इसको अपन घुमा देते हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई एक काम करो, उसको घुमा दो। तो ये अपन ने मान ली कि भाई ये इसकी क्या है, रोटेशन एक्सिस है। अब देखो क्या होता है, आपने क्या चीज पढ़ के रखी है कि सर अगर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ही करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो भाई अगर ये जब ऐसे रखा हुआ था, इसमें से क्या अमाउंट ऑफ फ्लक्स की वैल्यू पास हो भी रही है क्या? सर फ्लक्स ही पास नहीं हो रहा, ठीक है। तो भाई पहला काम तुम्हारा क्या है कि फ्लक्स की वैल्यू को चेंज तो करवाओ। तो जब मैं इसको ऐसे करके पलटूंगा ना, तुम्हें एक बात समझ में आ रही है, ये वाला जो पूरा वॉल है ना, इसके पास नॉर्थ पोल है, ये वाला जो पूरा वॉल है इसके पास में साउथ पोल है। तो सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से निकल चुकी है, साउथ में जा रही है, ठीक है। अब जब ये कॉइल ऐसे रखा हुआ है ना, तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर से ऐसे पास कर गई है, ठीक है। जब मैं इस कॉइल को ऐसे करूंगा हल्का हल्का रोटेट, ठीक है, जब मैं इस कॉइल को ऐसे करूंगा हल्का हल्का रोटेट, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको रोटेट करना पड़ेगा ना भाई, इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो अपन एक काम करते हैं, इसको अपन प्रोड्यूस करवाते हैं इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। चला, मजा आया क्या? ठीक है सर। इसका मतलब क्या है पता है, जो अपने पास ये वाला कॉइल था, तुम समझ जाओ अपने हिसाब से, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाऊंगा ना, तो मैं इस वाले पे, इस वाले आर्मेचर पे मैं फोर्स आगे लगा रहा हूं, और इस वाले कॉइल पर, इस वाले साइड पर, देखो इसको बोलते हैं आर्मेचर, आर्मेचर, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो है इसके ऊपर फोर्स बाहर लग रहा है माफ कीजिए, और इस पर जो फोर्स है वो अंदर की तरफ लग रहा है। आगे बात समझ में? यस सर आगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि इस पे फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। तो अब यहां पे क्या होगा, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड कहां काम कर रही है सर? राइट हैंड साइड में काम कर रही है। अगर आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट निकालना है तो आप दरअसल रिलाई करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के ऊपर, ठीक है। तो राइट हैंड रूल क्या बोलता है? फादर मदर चिल्ड्रन फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, आया समझ? फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, ठीक है। अब देखना फोर्स कहां पे काम कर रहा है। तो ये जो मेरे पास आर्मेचर है ना, ये आर्मेचर चल ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, चमक रहा है, ये मेरे पास आर्मेचर है। तो ये ए बी वाले पे फोर्स काम कर रहा है बाहर, और मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इस तरफ। भाई ये दो उंगलियां सेट हो गई क्या? फोर्स काम कर रहा है बाहर, अंगूठा मतलब फोर्स, तो फोर्स काम कर रहा है बाहर और फील्ड उस तरफ काम कर रही है। तो करंट कहां चले जाएगा सर? ऊपर की तरफ, ठीक है। करंट कहां चले जाएगा सर? ऊपर की तरफ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, फिर वो करंट ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। और इसकी जरा बात करना, मेरी बात समझना, मैंने क्या बोला था कि इस आर्मेचर का जो ये वाला साइड है, सीडी वाला साइड, इसको अपन ने घुमा दिया ऐसे करके, तो इस पर जो फोर्स है वो काम करेगा अंदर की तरफ, ठीक है। जब इस पर फोर्स काम करेगा अंदर की तरफ तो ऐसा हो जाएगा, फोर्स के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड गई उस तरफ, नॉर्थ से साउथ निकलती है, तो करंट जाएगा नीचे की तरफ। क्या शानदार बात है सर, बखूबी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो करंट आएगा नीचे की तरफ। क्या तुम्हें ये वाली बात समझ में आई? यस सर, ये वाली बात बिल्कुल समझ में आई। अब मेरी बात तुम सुनते हुए चलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, अति महत्वपूर्ण, अति 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 महत्वपूर्ण चीज है। ये लगा दिया अपन ने एक लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या लगा दिया सर अपन ने? ये लगा दिया सर अपन ने एक लोड रेजिस्टेंस। अब सुनना, क्या जबरदस्त बातें को बता रहा हूं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फोर्स करा बाहर, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर, और यहाँ पे करंट गया नीचे। अब करंट के डायरेक्शन पे ही फोकस करो और कुछ नहीं करना है। करंट आया नीचे भाई, इस वाले में रिंग में, इसको अपन बोलते हैं रिंग, मेरी बात सुनते हुए चलना, दिस इज द रिंग नंबर 1, और ये कार्बन का ब्रश होता है, मतलब बेसिकली कंडक्टर, ये बस लाइट कॉन्टैक्ट में, ठीक है। ये जो वायर यहां से आया व्हाइट कलर का वायर में और रिंग में तो प्रॉपर वेल्डिंग है। क्या बोल रहा हूं मैं? वायर में और ये रिंग नंबर 1 में तो प्रॉपर वेल्डिंग है, लेकिन रिंग में और जो ब्रश है, ब्रश नहीं, रिंग में और ये जो ब्रश है, तो इन दोनों में कोई प्रॉपर वेल्डिंग नहीं है, यहाँ पे बस लाइट कांटेक्ट है, बस 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 लाइट कांटेक्ट, ठीक है। अब जरा गौर करो, करंट आ रहा है ऐसे करके, तो करंट जाएगा ऐसे करके,
अब ये रिंग 1 से अटैचमेंट ही नहीं है, ठीक है, ये रिंग 1 के बीच से निकल गया। इट्स लाइक ऐसा है कि जैसे मान ले कि ये जो स्टाइलस है वो ये वायर है, ठीक है, तो ये जो है ना, जो ये कड़ा है, ये बेसिकली रिंग नंबर 1 मान लेते हैं अपन, ठीक है, तो ये है रिंग नंबर 1, ठीक है, और ये जो वायर है ना, ये वायर टच करते हुए नहीं निकल रहा। अरे टच करके निकलेगा तो भैया रिंग 1 में करंट नहीं फैल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो वायर है ना, ये टच करके नहीं निकल रहा, ये बीच में से निकल गया ऐसे ही, ठीक है, मतलब इट्स गोइंग लाइक दिस, ठीक है, तुम्हें समझ में आ रहा है, इट्स गोइंग लाइक दिस। तो यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, ब्रश और रिंग R1 के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। आ गई पूरी बात समझ? यस सर, ये वाली बात पूरी समझ में आ गई, ठीक है। तो अब क्या होता है, करंट तो यहाँ पे इंड्यूस हुआ है और करंट की डायरेक्शन अपन ने कैसे निकाल लिया, यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। तो करंट आया ऐसे करके, रिंग में तो अटैचमेंट था ही नहीं, तो फिर बिना रिंग को करंट झटका मारे निकल गया नीचे। लेकिन ये जो रिंग नंबर 2 है समझना मेरी बात को अच्छे से, ये रिंग 2 है और ये ब्रश 2 है, ठीक है। रिंग नंबर 2 में पूरा करंट फैल जाएगा, और जब ये रिंग नंबर 2 में पूरा करंट फैल जाएगा तो ये करंट फिर इस ब्रश के सहारे फिर ऐसे पास कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस था ना, इसमें से करंट फिर ऐसे पास कर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और फिर करंट आ जाएगा ऊपर, और फिर करंट तो यहाँ पे ऊपर जा ही रहा है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। करंट तो ऊपर गया फिर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे करंट फ्लो हो चुका है। लेकिन आपको समझना पड़ता है, आपको समझाना पड़ता है कि भैया ये एसी डेवलप कर रहे हैं अपन, और एसी में खास बात क्या होती है कि जो करंट होता है ना, वो अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज करता है, ठीक है। तो इस दफा करंट कहां पे आ रहा है सर? लेफ्ट हैंड साइड में। अब अपन चेक करते हैं कि आफ्टर हाफ रोटेशन क्या होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी पूरी कहानी सुनाता हूं आफ्टर हाफ रोटेशन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आफ्टर हाफ रोटेशन पर, ठीक है। तो तब तक मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक दफा ना इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको बना लें आप अच्छे से इत्मीनान से, क्योंकि एक बात तो ये कि सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से इतना फायदा नहीं होगा, ठीक है। अगर बनाते हुए चलोगे मेरे साथ साथ, या अगर अब भी बना लोगे ना, तो भी चीजें सुप्रीम तरह से क्लियर हो जाएंगी। मैं ये सेटअप फिर से बनाऊंगा एक बार यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज ये चीज थी पहले वाली। अब आधे रोटेशन के बाद क्या होगा वो बात करेंगे, बिकॉज एक कंप्लीट रोटेशन में क्या होता है, एक बार वो समझ में आ गया तो उसके बाद रोटेशन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो बस पहले एक रोटेशन का देख लो, फिर पूरी कहानी जो है वो क्लियर हो जाती है, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं बेटा। चले क्या? बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, पूरा फंडा क्लियर? यस सर, पूरा फंडा क्लियर। अब चेक करते हैं कि आफ्टर हाफ रोटेशन क्या होने वाला है, ठीक है। होता ये है कि मैग्नेट तो रहेंगे एज इट इज, ठीक है। उसके बाद जो ये कॉइल था, जो ये आर्मेचर था ना भाई साहब, ये आर्मेचर जो है वो घूम गया, ठीक है। ये ए बी वाला साइड यहाँ पे आ रहा था। अब आफ्टर हाफ रोटेशन क्या होता है, देखो ए बी यहाँ पे था, सी डी यहाँ पे था, ठीक है। इसको अपन कहते हैं फुल रोटेशन, ठीक है। लेकिन आफ्टर हाफ रोटेशन क्या होता है कि ए बी वाला जो साइड था ना, वो घूम करके यहाँ पहुंच जाएगा। तो ऑब्वियसली जो सीडी वाला साइड था वो घूम के यहाँ पहुंच जाएगा। ये वाला मसला पूरा क्लियर है? यस सर। तो अब जरा देखना, एक्सटर्नली तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, मैग्नेट्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो तो एज इट इज ही रहेंगे ना मैग्नेट्स। तो ये नॉर्थ वाला साइड था और ये था अपने पास में साउथ वाला साइड, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो एज इट इज ही रहने वाले हैं, ठीक है। वो तो एज इट इज ही रहने वाले हैं। नामकरण कर दे बेटा अपन जरा इसके ऊपर। तो सर ये नॉर्थ वाला बचपन से नॉर्थ है, साउथ वाला बचपन से साउथ है, ठीक है। अब जरा आपको फोकस करना पड़ता है आर्मेचर के ऊपर, तो मैं करवाता हूं फोकस आर्मेचर के ऊपर, जरा ध्यान देते हुए चलना अच्छे से, ठीक है। अब देख क्या होता है, फोकस फोकस फोकस, अच्छे से फोकस, शानदार तरह से फोकस, ठीक है। अब अपन यहाँ पे दो रिंग्स को लेकर के आएंगे, ठीक है। अपन दो यहाँ पे अपन दो रिंग्स को लेकर के आएंगे। तो ये रहेगा पहला रिंग और ये रहेगा अपने पास में दूसरा रिंग, ठीक है। नाउ पूरा फोकस करते हुए चलेंगे अच्छे से। देखो होता क्या है ना, मैं तुमको बताऊं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से गलती मत करना यार, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, ठीक है। सुने मेरी बात, मैंने क्या कहा था कि जो ये वायर था ना, इस वायर की वेल्डिंग कर दी है रिंग के साथ में, ठीक है। इस वायर की वेल्डिंग हो चुकी है रिंग के साथ में। तो यहाँ पे ये था छोटा छोटा वायर सेक्शन था, और यहाँ जो सीडी वाला था ना, वो था बड़ा वाला वायर सेक्शन, ठीक है। अब जब मैं इस आर्मेचर को घुमा दूंगा,
तो ये वायर्स भी घूम जाएंगे साथ साथ इसके, ठीक है, बहुत ही स्टिफेंड वायर्स हैं, ठीक है, ये वायर भी घूम जाएंगे। और जब ये वाला वायर घूमेगा तो जो ये रिंग है ना वो भी अपनी जगह पे फिर क्या है कि रोटेट करना शुरू कर देगा। ये रिंग था R1, अब जैसे वो पूरा कॉइल घूमा ना, आर्मेचर घूमा ना, तो ये रिंग जो है ना वो अपनी जगह पर ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगा। R1 भी घूमेगा और नीचे का R2 जो है वो भी घूमेगा, ठीक है। अब जरा फोकस करें आप अच्छे से। तो मेन पॉइंट यहाँ पे ये था कि जो ए बी वाला सेक्शन था ना वो दरअसल पलट के वहां चला गया सर, ठीक है। तो नाम कर दें अपन इसका फिर ए बी। नाउ दिस इज द सी डी वाला साइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर हो गया। अब जो ए बी वाला वायर था ना उसकी लेंथ छोटी थी, तो जब ये वाला घूम के वहां जाएगा तो पता है क्या सिस्टम बन जाएगा पूरा। ए बी वाला घूम के गया ना यहाँ पे, तो ये सिस्टम ऐसा बन जाएगा कुछ। क्या तुम्हें ये वाली बात समझ में आ गई कैसे हुआ भाई? ये वाला साइड घूम के उस तरफ चला गया तो दिखने में फिर वैसा हो जाएगा, ठीक है। और जो CD वाला साइड जो लंबा वाला था वो घूम करके इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो जो CD वाला साइड था वो लंबा वाला वायर था, घूम करके इस तरफ आ जाएगा। ये सर बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। अब जरा ध्यान देना क्या होता है, ये ब्रश B1 यहाँ पे लगा हुआ था तो ठीक है भैया, ब्रश B1 यहाँ पे लगा हुआ था। उसके बाद ब्रश B2 यहाँ पे लगा हुआ है तो अपन लगा देंगे ब्रश B2 को यहाँ पे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। चलो ये रिंग R1 था ना, यस सर, ये वाला रिंग R1 था और ये वाला रिंग जो था सर वो तो R2 रिंग था, ठीक है। उसके बाद ये वाला ब्रश जो था सर ये तो ब्रश B1 था और जो ये वाला ब्रश था सर ये तो ब्रश B2 था, ठीक है। अब मेरी बात समझना, रिंग में और ब्रशेस में वेल्डिंग कभी नहीं होती है, पता है क्यों? बिकॉज रिंग तो करेंगे रोटेट। अब अगर ये ब्रश की वेल्डिंग कर दूंगा ना रिंग के साथ तो ब्रश भी कर जाएगा रोटेट। तो ये ब्रश का पूरा सिस्टम जब घूम जाएगा तो भाई ये नीचे वाला सर्किट पूरा घूमने में आ जाएगा, अल्टीमेटली इंटैंगल्ड हो जाएंगे और सर्किट गया किसी काम से, ठीक है। आया समझ के नहीं आया? इसलिए अपन क्या करते हैं, रिंग के साथ ना बस स्लाइट कांटेक्ट में होता है ब्रश, ठीक है। वायर की और रिंग की बकायदा वेल्डिंग हो चुकी है, लेकिन रिंग की और ब्रश की बस स्लाइट कांटेक्ट होता है वहां पे, ठीक है। यस, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। अब जरा गौर करना, एक्सटर्नल सर्किट जो था ना वो तो ब्रश के अटैचमेंट में था। एक्सटर्नल सर्किट जो था ना सर वो तो ब्रश के अटैचमेंट में था। एक्सटर्नल सर्किट जो था सर वो तो ब्रश के अटैचमेंट में था, ठीक है। अब आप लोग को पूरी कहानी समझ में आ जाएगी और अच्छे से, ठीक है। तो अपन तो ये इंटेंट लेके चल रहे हैं कि भाई हम तो इस आर्मेचर को घुमा रहे हैं कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। वो कैसे होता है, मेरे पास ये आर्मेचर है, अब मैं इसको घुमाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे फोर्स इस तरफ, यहाँ पे फोर्स पीछे की तरफ, टक करके घूम गया, फिर टक करके घूम गया, फिर टक करके घूम गया और ऐसे फिर ये घूमता रहेगा। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। यस सर, मतलब लेफ्ट वाले साइड पे ना, आर्मेचर के लेफ्ट वाले साइड पे ना हमेशा फोर्स बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ जो आएगा फोर्स खट्ट से बाहर, ठीक है। अब ये आ गया तो इस पे फोर्स खट्ट से बाहर आया, समझ के नहीं? तो अब यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे सर, यहाँ पर भी इसको जो अपन है ना एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाने वाले, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रोटेशन एक्सिस मैंने मार दी इसकी, ठीक है। अब इमेजिनरी है तो ऑब्वियसली फिर मैं इसको काटूंगा, ठीक है। इमेजिनरी है सर ऑब्वियसली, ठीक है। तो उसको अपन ने हटाया, यहाँ से काटो 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 काटो, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा सर, ये घूमेगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ये घूमेगा ऐसे, फिर सर यहाँ से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब जरा ध्यान देते हुए चलेंगे अच्छे से। तो भाई इस वाले पे फिर से फोर्स कहाँ काम करेगा सर, बाहर काम करेगा, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनते हुए चलना, फोर्स काम करेगा बाहर, मैग्नेटिक फील्ड गई इस तरफ, तो करंट कहाँ जाएगा सर, इसमें ऊपर की तरफ, ठीक है। तो करंट, अब मेरी बात सुनो क्या होता है, करंट गया इसमें ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। यस सर बढ़िया है। तो करंट वहां से घूम करके आएगा नीचे की तरफ, यस सर बढ़िया है। अब समझना, जब करंट यहां से घूम करके आया तो करंट यहां पे आया, जब करंट इस रिंग R1 में अटैच्ड है, ठीक है भाई, ये वाला जो वायर है ना वो R1 को ऐसे गो थ्रू कर रहा है, उसमें टच नहीं हो रहा है, ठीक है। ये CD वाला वायर जो है ना वो रिंग 2 में जाके टच हो रहा है और CD वाले वायर का कोई भी कनेक्शन R1 के साथ नहीं है, R1 के बीच में से निकल रहा है, टच नहीं कर रहा उसको, ठीक है। यहां से वायर आया, रिंग R1 में करंट पूरा फैल गया, तो ये ब्रश B1 में करंट लगा, आया समझ के नहीं, पूरे रिंग R1 में करंट फैल गया। और जब ये रिंग R1 में करंट फैलेगा तो ब्रश B1 जो है वो स्लाइड कांटेक्ट में था, ठीक है। तो B1 से करंट पास होते हुए उसको कनेक्टिंग पाथ मिल गया और करंट इस बार ऐसे निकल जाएगा। आया तुम्हें समझ?
करंट इस बार ऐसे निकल जाएगा, उसके बाद करंट ऐसे ऊपर की तरफ आएगा और उसके बाद ये ब्रश B2 में करंट लगेगा, फिर ये रिंग R2 में करंट फैल जाएगा और फिर इसके सहारे से करंट जो है वो ऐसे ऊपर निकल लेगा। ठीक है, क्या तुम्हें, और फिर ऐसे पूरा फ्लो करता रहेगा। क्या तुम्हें ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है सर, ये जनरेटर एसी वाला कैसे बना? करंट तो इंड्यूस हो रहा है। करंट का इंड्यूस होने के पीछे का मेन रीजन क्या है पता है? मैग्नेटिक फ्लक्स में आने वाला चेंज। ठीक है, ये नॉर्थ पोल का वॉल था पूरा, ये साउथ पोल का पूरा वॉल था, तो यहां से लगातार क्या निकल रही है सर? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ठीक है, अब जब मैंने अपने आर्मेचर को ऐसे रखा है तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ना इसके थ्रू ऐसे स्लाइड कर रही है। ठीक है, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर से ऐसे स्लाइड कर रही है, तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे एसोसिएटेड है? सर जीरो है। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने इस कॉइल को ऐसे करना शुरू करा, अब ये जो सीन है यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू पेनिट्रेट करके जा रही है। मतलब मैंने सीन को चेंज कर डाला। कैसे? यहाँ पे फ्लक्स जीरो था और यहाँ पे फ्लक्स हो गया मैक्सिमम। तो अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को चेंज करोगे ना तो वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होता है और करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई करंट इंड्यूस तो हो गया। अब इंटरेस्टिंग चीज ये समझना है कि सर ये जो करंट इंड्यूस हुआ है ना वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, जो करंट यहाँ पर इंड्यूस हुआ है सर वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। कैसे बताएंगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट है? भाई देखो, आधे रोटेशन में करंट लेफ्ट में इंड्यूस हुआ, आफ्टर हाफ रोटेशन देख लो भाई सब, करंट राइट में इंड्यूस हो गया। ठीक है, तो इंड्यूस करंट टुवर्ड्स लेफ्ट। मैं इस बात को यहाँ पे ना हाईलाइट कर देना चाहता हूं आप लोग के लिए। ये जो करंट है दिस इज द इंड्यूस्ड करंट, और ये करंट इंड्यूस कहाँ पे हो रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये करंट जो है वो इंड्यूस हो रहा है किस तरफ सर? टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब जरा आप वहां पे गौर करें तो करंट यहां पर भी इंड्यूस हो रहा है लेकिन टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इंड्यूस्ड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। तो मेन मसला वही है भाई साहब, मेन मसला जो है ना वो वही है कि करंट तो इंड्यूस हो रहा है। मेन मसला वही है कि करंट तो इंड्यूस हो रहा है और वो भी ऐसा है जो कि अपनी हाफ रोटेशन में डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहा है। दैट्स व्हाई कहते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट आप लोगों ने यहाँ पे डेवलप कर लिया है, एसी जनरेटर या फिर एसी डायनामो। ठीक है, अब आप लोग को ये वाले पूरी वर्किंग फंक्शनिंग समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, हाफ रोटेशन और आफ्टर रोटेशन के बाद। ठीक है, इसको जब बनाओगे तो दोनों डायग्राम बना करके आना, तब मजा आता है। ठीक है सर? यस सर, 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर एंड सुपर डन हो चुका है सर। ठीक है, चले अब एसेंशियल पार्ट्स ऑफ एन एसी डायनामो क्या क्या होते हैं? आर्मेचर, जो मैंने कहा था ना ABCD, अरे ये था आर्मेचर। ठीक है, दिस वॉज द आर्मेचर, ABCD, दिस वॉज द आर्मेचर। ठीक है, चले तो यहाँ पे आर्मेचर जो था ना बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। हमने बस उसकी पेरिफेरी दिखाई है। ठीक है, और हमको बस पेरिफेरी सर्कमफ्रेंस ही दिखाना पड़ता है। कितने नंबर ऑफ टर्न्स है इन सब से हमें अभी कोई मतलब नहीं है। इसका प्रोटोटाइप फिगर था, उसको समझने के लिए डायग्राम जितना सिंपल हो उतना अच्छा होता है। ठीक है, चले तो क्या है? दिस ABCD इज अ रेक्टेंगुलर आर्मेचर कॉइल। इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ओवर लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, वो अपने पास ये जो कोर था ना बेसिकली, यहाँ पे कहाँ था? यहाँ पे आर्मेचर को आप ऐसा बोल रहे हो, ये सॉफ्ट आयरन कोर है बेसिकली। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर बोल दो उसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके बाद क्या हो रहा है? द कॉइल कैन बी रोटेटेड अबाउट द सेंट्रल एक्सिस। कॉइल को अपन ने घुमाया, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट अपन ने कॉइल को घुमा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फील्ड मैग्नेट, भाई जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो डेवलप किसने करी? फील्ड मैग्नेट्स ने। ठीक है, तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर द पोल पीसेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट था, उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो पीसेस थे उन्होंने डेवलप करा यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही हम इस आर्मेचर को जो है रोटेट करवा रहे थे। ठीक है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप चेक कर सकते हैं, नॉर्थ था, साउथ था, ये रोटेशन एक्सिस था। ठीक है, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां जा रही है? टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, लेकिन रोटेशन एक्सिस कैसे रखा हुआ है? ऐसे रखा हुआ है। तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है तुम्हारा रोटेशन एक्सिस। ठीक है, यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर में आ चुका है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 टेस्ला से 2 टेस्ला के आसपास तक का। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने फिर स्लिप रिंग्स यूज करी है, आपको याद आ रहा होगा, ये जो R1 R2 है ना, ये बेसिकली स्लिप रिंग्स हमने यूज करके रखी हुई थी। तो R1 एंड R2 are the two hollow metallic rings to which two ends of armature coils are connected। ठीक है, इनमें एक सिरा R1 में कनेक्टेड था और एक सिरा जो है आर्मेचर कॉइल का वो R2 में कनेक्टेड था। ठीक है, यस।
These rings rotate with the rotation of the coil. जैसे आप कॉइल्स को रोटेट करोगे तो जो रिंग्स थे ना वो भी अपनी जगह पे चक्कर काटना शुरू कर देते हैं, तो वो रोटेट करना शुरू कर देते हैं। और याद रखें कि वायर की रिंग के साथ वेल्डिंग है, लेकिन ब्रश की रिंग के साथ में सिर्फ स्लाइड कॉन्टैक्ट था। ठीक है, चले ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। मैं चाहूंगा इस खूबसूरत सी चीज का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे लेकर के चलते हैं। चले भाई ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, पूरा फंडा क्लियर, यस सर पूरा फंडा क्लियर। ठीक है, तो ये स्लिप रिंग्स का बेसिक फंक्शनैलिटी था। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं अपन कार्बन ब्रशेस के ऊपर। मैंने कहा था कि ब्रशेस और जो रिंग थी उसके बीच में वेल्डिंग नहीं है, बस लाइट कॉन्टैक्ट है। ठीक है, ब्रशेस और जाओ रे, तो ब्रशेस और रिंग के बीच में वेल्डिंग नहीं है, बस लाइट कॉन्टैक्ट है, लेकिन वायर और रिंग के बीच में वेल्डिंग है। ठीक है, तो उसको अपन लिख देते हैं कि ब्रशेस आर जस्ट इन स्लाइट कॉन्टैक्ट। ठीक है, ब्रशेस जो है ना, ब्रशेस आर जस्ट इन स्लाइट कॉन्टैक्ट विद द रिंग। ब्रशेस, अरे ब्लशेस नहीं यार, ब्रशेस आर जस्ट इन स्लाइट कॉन्टैक्ट विद द रिंग। ब्रशेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्लाइट कॉन्टैक्ट में है रिंग के, एंड नॉट वेल्डेड। अगर उसकी वेल्डिंग कर देंगे ना तो पूरा apparatus जो है ना वो इंटैंगल्ड हो जाएगा। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई साहब, देखें जरा। हाँ जी, तो ब्रशेस B1 एंड B2 आर टू फ्लेक्सिबल मेटल प्लेट्स और कार्बन रॉड्स, दे आर फिक्स्ड एंड आर केप्ट इन लाइट कॉन्टैक्ट विद द टू रिंग्स। ठीक है, बस कॉन्टैक्ट में है। तो द पर्पस ऑफ ब्रशेस इज टू पास द करंट फ्रॉम द आर्मेचर कॉइल टू द एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस। ठीक है भाई साहब, आर्मेचर कॉइल से एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस में जो करंट जा रहा है ना उसके लिए ब्रशेस ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो ब्रशेस कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बाद फिर लोड रेजिस्टेंस में से करंट जो है वो पास ऑन कर पाता है। इसका मैं आर नाम रख दूं क्या, लोड रेजिस्टेंस का नाम? यस सर, आर रख दो उसका नाम, ये बढ़िया है। ठीक है, दिस आर इज द लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके सर, डन 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 डन। अब मेरी बात सुनते हुए चलना, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, ये सब पूरा क्लियर हो चुका है। चलो अब जरा ना इसके थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करते हैं। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यार ईएमएफ कब इंड्यूस होता है, जब फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो फ्लक्स की वैल्यू बेसिकली क्या होती है सर, फ्लक्स होता है B.A। ठीक है, फ्लक्स होता है सर B.A। तो इसको जब मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा सर BA cos थीटा, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, नाउ आप लोग को एक बात पता होना चाहिए कि जो थीटा होता है ना सर वो होता है ओमेगा इंटू टी। ठीक है, बिकॉज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, तो देयरफॉर अब जब मैं फ्लक्स निकालूंगा ना, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा सर BA cos ओमेगा टी। फ्लक्स क्या हो जाएगा सर BA cos ओमेगा टी। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर है सर? ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। अब मेरी बात समझना, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? आप लोग जरा एक बात समझेंगे यहाँ पे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है सर, जब अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है ना तो फिर वहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और फिर इसी ईएमएफ इंड्यूस की वजह से करंट वहां पे डेवलप होता है। ठीक है, यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। अब जरा ध्यान देते हुए चलना, तो ईएमएफ इंड्यूस जो है वो होता है बेसिकली माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है ना दैट इज बेसिकली माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये माइनस का आने के पीछे का लॉजिक आता है फ्रॉम लेंज लॉ। लेंज लॉ के ऊपर डेडिकेटेड लेक्चर आ चुका है, जा करके देख लेना। ठीक है, मैंने वहां पे कहा भी था ना पास आने देगी ना दूर जाने देगी। बेसिकली क्या है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी है ना वो ऐसे काम करती है सो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स में रेट ऑफ चेंज आए ही ना। ठीक है, ऐसा उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ का पोलैरिटी होता है। तो एक काम करेंगे, माइनस चलने दो, डिफरेंशिएशन चलने दो, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है सर BA cos थीटा, बोलो हाँ कि ना। यस सर, बात तो बिल्कुल सटीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस BA को अपन रख लेंगे बाहर, और फिर यहाँ पे चलेगा सर डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, माइनस साइन थीटा। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, ये होता है सर माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन ओमेगा टी और इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू BA ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये सिर्फ एक टर्न के लिए था। मान लो अगर ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो क्या होगा, मान लो ऐसे अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो क्या होगा, तो फॉर टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर ऐसे टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स है, फॉर टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर ऐसे टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स है तो क्या होगा, तो भाई साहब ये होता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, अरे रे रे
इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू एन ए बी ओमेगा, ठीक है, एन ए बी ओमेगा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा सर साइन ओमेगा टी, ठीक है, एन ए बी ओमेगा और नीचे आ जाएगा साइन ओमेगा टी। सो दिस इज गोइंग टू बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोलेंगे इसको फिर अपन, इसको अपन कहते हैं कि सर दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि मैक्सिमम ईएमएफ कब आएगा, जब साइन ओमेगा टी जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो अगर आपको मैक्सिमम ईएमएफ चाहिए, समझना इस बात को, अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आ रहा है एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, अगर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम चाहिए तो फिर साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम, सब +1 होती है। तो ई मैक्स तब आएगा जब साइन ओमेगा टी +1 हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा एन ए बी ओमेगा। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा बैठ गया अच्छे से? इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा एन ए बी ओमेगा। अब मैं चाहूंगा इस खूबसूरत सी चीज का आप स्क्रीनशॉट लेंगे पहले तो। क्लियर है? 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर एंड सुपर डन हो चुकी है सर चीज पूरी, ठीक है। यस सर, बढ़िया, ओके, डन 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 डन। तो यहाँ पे सेम चीज लिखी हुई है, ई मैक्स हो चुका है एन ए बी ओमेगा, और इक्वेशन वाइज आप इसको ई नॉट साइन ओमेगा टी भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चले, ओके, डन। अब जब आपको करंट निकालना होता है तो करंट क्या होता है सर, करंट इज बेसिकली ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन कर दिया रेजिस्टेंस। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखने का तरीका और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो बस इस बात का खास ख्याल रखना। अभी क्या आया था, एन ए बी ओमेगा, अभी क्या आ गया था अपने पास में, एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, दिस वाज द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ठीक है। अब हम लोग को एक बात और पता है कि हम ईएमएफ को ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू ई नॉट, उसके बाद साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल्स टू ई नॉट, उसके बाद साइन ओमेगा टी। इसका मतलब एन ए बी ओमेगा जो है ना वो ई नॉट के बराबर है। क्या बोला मैंने कि ये जो एन ए बी ओमेगा लिखा हुआ है ना, ये दरअसल ई नॉट के बराबर है। अब बताओ क्लियर हुई चीज, अब बताओ क्लियर हो गई चीज। ई नॉट जो है वो एन ए बी ओमेगा के बराबर है। यहां पे अपन ई को बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ई नॉट क्या होता है, पीक इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। तो I इज इक्वल टू होता है V बाई R। तो अगर पीक करंट है तो पीक ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो वही वाला फॉर्मूला आपके सामने आ जाता है, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात है। क्या आपके दिमाग में पूरी क्लियर हो गई? यस सर, एसी जनरेटर का ये वाला फंडा हमारे दिमाग में बहुत ही शानदार तरह से क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ईएमआई चैप्टर आपसे डिमांड करता है कि भाई चेन ऑफ थॉट्स लेकर के आओ, हर एक चीज को समझो कि फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, हर तरह की चीजें, ठीक है। तो उसी पर बेस ये लेक्चर था एसी जनरेटर का। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत ही शानदार तरह से समझ में आ गया होगा। जब डायग्राम मैंने बनाया था और मैंने चीजें वहां पे एक्सप्लेन करी थी, पूरा उसको घुमा के दिखाया था, तो वो चीजें क्लियर कट आपको ना एक बहुत ही शानदार तरह से आइडिया दे देती हैं कि हाँ अब ऐसा होने वाला है तो फिर आगे ऐसा होने वाला है, तो फिर आगे ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात शानदार तरह से समझ में आ गई है। अगर लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी तो फिर बनता क्या है कि आप लाइक करेंगे इस वीडियो को, और उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां या जो कुछ भी है, तो बड़ी प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है। हम लोग चेक करते हैं कमेंट्स को कि अच्छा बच्चे ने ये बोला है, ये फीडबैक है, ये सजेशन है, तो उसी पे काम करके फिर जो क्वालिटी ऑफ द वीडियोज है, जो कॉन्टेंट है, वो आप तक इतने शानदार तरह से पहुंच पाता है, ठीक है। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।